के साथ हमारा जुड़ाव रहा है, तो उसी के साथ आप ये भी मान के चलो ना, एक ऑलरेडी बना बनाया इनको विपक्ष भी तो मिला है जी। आया था जिसमें इनको दिख रहा था कि एक तानाशाही रवैया है, उसके खिलाफ मैंने सबसे पहले आवाज़ उठाई थी और चिड़िया गांधी का नाम हमने नेशनल टीवी पे ले जाने का काम। सामने जाऊं, मुझे बचाने के लिए 50 लोग वहाँ पे मेरे साथ खड़े हो, पर मेरे कुछ हो ना हो, पर उनमें से किसी एक के कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी मेरी बनती है। इस आंदोलन को मैं चाहता तो किसी भी रूप उन लोगों ने उस मास को एक बलि का बकरा बना के काम, उनके सेंट्रल मिनिस्टर हैं, उनके साथ हनुमान जी के चाचा दादा भतीजे वाले जो होते हैं ना, के वैसे संबंध है बिल्कुल बड़े भाई जैसे, और यूं इतने करीबी हैं, तो कहाँ रहेगी वो जातिवाद की बात। नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र फोगाट और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे शो। और आज के इस शो में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। आरएलपी से कार्तिकी जी डूडी जो भादरा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले तो आपके स्वागत है सर हमारे शो पे। धन्यवाद साहब, धन्यवाद फोगाट साहब। तो स्टार्टिंग से ही अपन आपके अगर पृष्ठभूमि की बात करें, राजनीतिक पृष्ठभूमि, तो क्या कुछ रहा है आपके माता पिता से आप स्टार्ट कर सकते हैं कि या फिर आपके दादाजी भी राजनीति में जुड़े हुए हैं, तो एक राजनीतिक परिवार से आने के साथ में सबसे पहले तो यही बता दीजिए कि क्या कुछ सहूलियत मिलती है लोगों को, आपको क्या एक्स्ट्रा चीज़ ऐसी मिल गई कि हाँ बस अब आपको ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ता, क्या ऐसा कुछ है इसमें? सब एक सहूलियत मिलती है, पर उसका मतलब ये नहीं कि आपको एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ता। सहूलियत ये मिलती है कि आपको एक पहचान मिल जाती है। पहचान एक इस तरीके की, यार हाँ हम आपको नहीं जानते तो कम से कम आपके दादा या आपके पिताजी को जानते हैं। पर उसके कारण ये है कि एक्स्ट्रा वर्क करना इसलिए पड़ता है क्योंकि आपके साथ एक परिवार का टैग है, एक राजनीतिक घराने का टैग आपके साथ जुड़ चुका है, और आपके पिता और आपके दादा और आपके परदादा इतना अच्छा पहले परफॉर्म कर चुके हैं। एक इस तरीके से उनकी जो मापदंड है उन्होंने पहले से हमारे लिए सेट कर दिए कि इतना तो हम कर चुके हैं, इससे अगर आप ऊपर उभरोगे तो आपको जनता एक्सेप्ट करेगी, अगर इससे आप नीचे रह जाओगे तो जनता आपको नकार देगी। तो हमारे तो सब वो कहते हैं ना कि लेवल्स हैं जो ऑलरेडी सेट हैं, सब पहले ही बूस्टअप हो गया, बूस्टअप करना पड़ता है अपने आप को। कुछ लोग जो नए उतरते हैं उनके लिए, क्योंकि उनके एक तो सबसे पहले क्या कि अब एक मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, जिस प्रकार से हमें एक तरीके से जानकारियाँ मिलती है, जिस प्रकार से हमें एक कुछ लोगों का पक्ष मिलता है, जैसे कि ये हमारे कार्यकर्ता थे, ये हैं, ये हमारा परिवार पहले रहा है, इन लोगों के साथ हमारा जुड़ाव रहा है, तो उसी के साथ आप ये भी मान के चलो ना, एक ऑलरेडी बना बनाया इनको विपक्ष भी तो मिला है जी। बिल्कुल, ऑब्वियसली कोई ये नहीं देखता, सिर्फ ये देखता है कि अरे इनको तो एक नाम मिल गया, इनको राजनीतिक एक बूस्ट मिल गया, अरे इसके साथ इनको एक विपक्ष मिल गया जिसके साथ इनका कोई लेना देना नहीं था, पर परिवार का वो विपक्ष था, उन्होंने परिवार की हमेशा शुरू से विरोध किया है, तो वो ऑलरेडी हमारे साथ भी वही व्यवहार रखेंगे। और हालांकि उनके साथ चाहे हमारा व्यवहार अच्छा रहा हो पर्सनल, पर फिर भी उनको राजनीतिक हमारा विरोध करना है, क्योंकि वो हमारे परिवार का करते आए हैं और हमारा भी करेंगे जी। बिल्कुल, तो इसी से हम स्टार्टिंग की आपकी बात करें तो कब भी आ गया था कि हाँ चलो अब इस फील्ड में उतरना है, आगे हमें इस पे कायम रहना है, जो घर वालों ने जो परंपरा शुरू करी है उसको आगे बखूबी निभाना है? इनिशियली आपको मैं बताऊं, जब मैंने जो आरएसी के जवानों के पक्ष में आवाज़ उठाई थी और विधायक साहब के पहला जो एक्शन आया था जिसमें इनको दिख रहा था कि एक तानाशाही रवैया है, उसके खिलाफ मैंने सबसे पहले आवाज़ उठाई थी और सबसे पहले ज्ञापन दे के उस आवाज़ को बुलंद करने का काम भी मैंने किया था। मेरे साथ फिर धीरे धीरे तहसील के कुछ लोग और भी जुड़े थे, और उसके बाद जब मेरे को धीरे धीरे मैं इस चीज़ में एक्टिव हुआ और लोगों का मुझे समर्थन मिला, प्यार मिला और सहयोग मिला, उसके बाद मुझे ये लगता गया कि नहीं, मैं इस चीज़ के लिए ही बना हूँ और इस फील्ड में मैं परफॉर्मेंस भी अच्छी कर लेता हूँ मेरे हिसाब से, और मेरे एक जिस प्रकार से मुझे फीडबैक मिलता है तो वो हमेशा हर दिन मुझे आगे बढ़ा ही रहा है। तो मेरा ग्राफ है डे बाय डे आगे बढ़ रहा है, तो उसका मतलब तो यही है कि मेरी परफॉर्मेंस सही जा रही है। जी सर, तो आपको जैसे गांधी प्रकरण जो रहा है आपके भादरा के अंदर, और उसको जोड़ के देखा जाता है कि किस तरीके से एक मतलब वो एक आप इसको किस पॉइंट के रूप में देखते हैं, फेलियर या फिर एक बूस्टअप मानते हैं अपनी कैरियर में? बूस्टअप है साहब, ये साहब कोई कहते हैं राजनीति है, तो देखो राजनीतिक करने वाले आदमी का सबसे पहले क्या है कि सबसे पहला धर्म होता है, जहाँ पे अन्याय हुआ है, जहाँ पे आप किसी की आवाज़ को कुचला गया है, किसी के साथ एक तरीके से ज्यादती हुई है, तो वहाँ पे आप उस अन्याय के खिलाफ आवाज़ बन के खड़े हुए और आप उन लोगों का समर्थन करें, उन लोगों को बूस्टअप, उनको सहारा बनने का काम करें जिन लोगों को आज सहारे की ज़रूरत है। तो उस गोकशी कांड के अंदर मैं पहले दिन से 11 तारीख से
इनिशियल टाइम से, इनिशियल डे से मैं उन लोगों के साथ खड़ा था। 26 जुलाई 2022 की शाम तक, जब तक पुलिस और जनता का वो आपसी सामना नहीं, तब तक मैं उस वक्त वहाँ तक खड़ा था, उस मैदान में खड़ा था। उसके बाद मैंने ये लड़ाई उस मैदान से बाहर जाके लड़ने का काम किया, और ये एक तरीके से आप यूँ माने कि सिस्टम का फेलियर था। इसमें हमारी एक तरीके से माना जाए तो हम जीत मानते हैं, क्योंकि गांधी बड़ी का नाम, चिड़िया गांधी का नाम हमने नेशनल टीवी पे ले जाने का काम किया था। जी। और जैसे कि जब बात आती है, जब धर्म के खिलाफ कोई चीज़ होती है, जब लोगों में सांप्रदायिकता भड़काई जाती है कुछ लोगों द्वारा, तो उसमें फिर एक पॉलिटिशियन की जिम्मेदारी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो किस रूप में आप खुद को देखते हैं, क्या जिम्मेदारियाँ उस टाइम पे आप निर्वहन करते हैं? फोगाट साहब, मैं आपको बताना चाहूँ, अगर आप लीड करते हैं किसी मास को, तो उसके प्रति आपको संवेदनशील भी होना पड़ेगा। आज अकेला कार्तिकेय डूडी वहाँ खड़ा है और सिर्फ मेरे फैसले से सिर्फ मुझे ही नुकसान हो रहा है, तो मैं लड़ भी लूँगा, मैं भिड़ भी लूँगा, हो सकता है कि मैं आत्मघाती भी हो सकता हूँ, मतलब एक तरीके से इतना नुकसान हो जाए, मेरा भी हो, सामने वाले का हो। पर वैन आप एक लीडर के तौर पे वहाँ पे काम कर रहे हैं, आपके पीछे एक मास है, आपके एक फैसले से लोग आपके फैसले के पीछे हाँ या ना करने वाले हैं, तो आपको वहाँ पे बहुत फैसले संवेदना के साथ सेंसिटिव होकर लेने पड़ते हैं। हो सकता है कि मैं सामने जाऊं, मुझे बचाने के लिए 50 लोग वहाँ पे मेरे साथ खड़े हो, पर मेरे कुछ हो ना हो, पर उनमें से किसी एक के कुछ हो गया, तो उसकी जिम्मेदारी मेरी बनती है। इस आंदोलन को मैं चाहता तो किसी भी रुख में ले जा सकता था, क्योंकि इस आपके माध्यम से जो भादरा के व्यक्ति सुन रहे हैं उनको पता है कार्तिकेय डूडी का रुख, आक्रोश किस प्रकार का है। जिस भी आंदोलन में जाता है, मैंने हमेशा अपनी एक अलग शैली रखी है, एक अलग अप्रोच रखी है, पर हर बार मेरा एक यही राय है कि अगर आपके पीछे मास है, आपके पीछे आपके लोग खड़े हैं, तो सबसे पहले उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। और इसी गांधी बड़ी प्रकरण में मैंने यही काम किया। 26 तारीख को ये जो हुआ, उसके बाद सबसे पहला काम था, 4 आदमी हमारे 5 आदमी अरेस्ट हुए थे, कल इनकी रिहाई का काम किया जाए। कल या आने वाले 1 या 2 दिन में इनको बेल का काम, इनकी जमानत का काम किया जाए, और जो साथी अरेस्ट नहीं हुए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, क्योंकि ये आंदोलन फिर खड़ा करना है। जी सर। और मैंने उस सुरक्षा को सुनिश्चित करने का बखूबी प्रयास किया। उन जिन व्यक्तियों से मेरी बात हुई है, उन लोगों से आज आप भी संपर्क करके देखेंगे, उन्होंने ये कहा था, भाई साहब ने हमें एक ही चीज़ कही थी, आपको इस आंदोलन का बचाव करना है, प्रशासन का सामना नहीं करना, क्योंकि प्रशासन का सामना करने के बाद हम उस स्टेज में नहीं रहेंगे कि हम इस आंदोलन को कोई फ़ायदा पहुंचा पाए। और उस चीज़ का जो लोग इस चीज़ को बढ़ावा दे के, भड़का के कुछ लोग एंट्री करना चाहते थे, और कुछ लोगों ने की भी है, उन लोगों ने उस मास को एक बलि का बकरा बना के काम किया। उस मास को उन्होंने, उस जनता को उन्होंने अपनी राजनीति के लिए उन लोगों को जेल में धकेलने का काम किया। उन बच्चों को प्रताड़ित हुए, वो बच्चों पे इतने जुल्म हुए, उन जो बच्चों पे आज मामले बने हैं, केस बने हैं, उनका जिम्मेदार कौन है? जब मैं उन बच्चों को सेफ रखने की कोशिश कर रहा हूँ, उनको सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा हूँ, वहीं एक व्यक्ति आके अपनी राजनीति चमकाने का काम करता है। उसके लिए उनके आज केस लगे हैं, उनके ऊपर आज मामले बने, उनकी आज जिस प्रकार से उनका टॉर्चर हुआ है, उसका जिम्मेदार कौन है? मुझे पता था कि यहाँ पे बाहर की पुलिस है, आरएसी के जवान आ चुके हैं, तो आप ये समझते हैं कि आपकी गिरफ्तारी के बाद ये आपको बड़े एक तरीके से आपकी मालिश करने, अंदर ले जाके आपकी मालिश की जाएगी और आपको पकवान परोसे जाएंगे। तो सर इसी चीज को लेकर आपको टारगेट भी किया जा रहा है फेसबुक पे, मान लीजिए चाहे देखिए साहब, मैंने इस आंदोलन को, आप इस आंदोलन को बीच में छोड़ के भाग गए, आंदोलन को, इस चीज को मैंने अपनी ईमानदारी से सींचा है, पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक। और कोई कहे कि ये आदमी छोड़ के भाग गया, छोड़ के भागता तो बीच आंदोलन छोड़ के भागता। 26 तारीख को कहाँ भागा? 26 तारीख को मैं कहीं नहीं भागा। यहाँ पे मुझे गांव के युवा उस भीड़ से निकालते हैं। दूसरी बात, ये तो उनका सबसे बड़ा फेलियर कि आप कार्तिकेय डूडी को हाथ में ला के भी हाथ नहीं, उसको पकड़ नहीं पाए। दूसरा कि आप ये बताइए कि गाँव ने और आंदोलन ने गिरफ्तारी कब मांगी थी? 26 और 27 तारीख को गिरफ्तारी। जो युवा पकड़े गए वो एक अलग चीज़ है कि भाई वो नहीं निकल पाए वहाँ से, या उन्होंने गिरफ्तारी दी है, कुछ भी। आंदोलन ने किस दिन गिरफ्तारी मांगी? आंदोलन ने एक दिन भी गिरफ्तारी नहीं मांगी। आंदोलन तो ये है कि जब तक आप बाहर हो, आंदोलन के लिए लड़ रहे हो, आंदोलन के लिए भाग दौड़ कर रहे हो, गिरफ्तार होने के बाद आप क्या कर पाओगे? जो युवा गिरफ्तार हुए, उन्होंने आंदोलन में गिरफ्तार होने के बाद क्या किया? कुछ नहीं। उनकी पिटाई हुई, जो कि सबसे गलत बात थी। उनके साथ टॉर्चर हुआ, जो कि प्रशासन को नहीं करना चाहिए था, पर वो युवा आंदोलन को कहीं भी आगे बढ़ा नहीं पाए, क्योंकि वो एक तरीके से बंद हो गए थे। मैं बाहर था, मैं मेरे
मैं कहाँ जाऊँगा, मैं मेरे सुप्रीम लीडर के पास जाऊँ, मेरा सुप्रीम लीडर हनुमान बेनीवाल है, मैं उन तक पहुँचा, बात रखी, उन्होंने अपनी बात उस ट्विटर के सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात भी उसका जवाब दिया कि मेरे पर संज्ञान में ये मामला आ चुका है, मेरे सामने कलेक्टर एसपी डीजीपी से बात होती है, मैं विश्व हिंदू परिषद जाता हूँ, उनके मेंबर से मिलता हूँ, मैं नेशनल चैनल्स के एडिटर से मिलता हूँ कि इस मामले को आप कवरेज दीजिए क्योंकि ये मामला छोटा नहीं है। मैं मेरी तरफ से कोशिश कर रहा था, बाहर था इसलिए कोशिश कर रहा था, और गिरफ्तार ये कर सकते तो कर लेते जी। मैं गिरफ्तारी देने से थोड़ी घबरा रहा था, पर ये गिरफ्तार करने में सक्षम नहीं थे मुझे, तो इसलिए प्रशासन का काम था, और प्रशासन का काम था, मैं जाके गिरफ्तारी दूं, ये कौन सा औचित्य बनता है, ये बताइए आप। जी सर। दूसरी चीज़, जैसे हनुमान बेनीवाल जी की बात करें तो जातिवाद को लेकर इस विशेष रूप से उनको टारगेट किया जाता है, तो आप भी अब जुड़े हैं, तो क्या आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? देखिए साहब, ये कहने वाले तो कहते हैं अब जैसे मेरे खिलाफ करे, ये भाग गया, 2 मामले मेरे ऊपर भी लगे, 11 तारीख का 26 तारीख का, पर वो बोलने वाले बोलेंगे क्योंकि उन लोगों से ये चीज़ पूछ लो, आपने इस आंदोलन में कितना पसीना बहाया, उनके पास उस चीज़ का जवाब नहीं है। उनके पास ये पूछे जाए आपके कौन कौन आए थे यहाँ पे, कोई जवाब नहीं है। वो लोग इस आंदोलन का फेलियर देखना चाहते थे, उसका कोई जवाब, उनको उस चीज़ का कोई वहाँ पे पॉइंट नहीं मिला। आंदोलन कामयाब हुआ, बच्चों ने अच्छी लड़ाई लड़ी, हम सब ने मिलकर अच्छी लड़ाई लड़ी, मेरे को वो गिरफ्तार कर नहीं पाए, और मैं जाके गिरफ्तार हो जाऊं ऐसा कोई औचित्य नहीं बनता, क्योंकि वहाँ पे गिरफ्तार होना क्या एक तरीके से एक अपने आप को न्यूट्रल करने वाली बात है। और मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो आखिरी समय तक, आखिरी सांस तक लड़ूंगा। जब वो मुझ पे हावी हो जाते, प्रशासन वाले ले जाते मुझे। और इसका सीधा जाता एग्जाम्पल दूँ साहब मैं आपको, कि जो एसपी और कलेक्टर के साथ मीटिंग थी, उसमें आखिरी व्यक्ति अंदर रहने वाला मैं था। हो सकता था कि मैंने इसीलिए रुका था कि हो सकता है मेरी अंदर गिरफ्तारी हो सकती है, तो आप बाहर जाओ, मैं पहला इंसान होऊंगा गिरफ्तार होने वाला। पर विरोधी को ये चीज़ नहीं दिखेगी, विरोधी को विरोध करना है। रही बात हनुमान जी की जातिवाद वाली बात, तो ये साहब एक टैग देने का काम करते हैं। पर मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अभी जालोर प्रकरण हुआ था, इंदर मेघवाल दलित समाज का हमारा बच्चा था, उसके साथ कितना एक तरीके से जघन्य अपराध हुआ। उस बच्चे के इंसाफ के लिए वो आज बिल्कुल सड़कों पे उतारू है, बिल्कुल हर संभव काम कर रहे हैं, उसको इंसाफ दिलाने का पूरी जोर कोशिश कर रहे हैं। तो वो जाट वाली बात ही कहाँ रही? जी जी बिल्कुल। वो तो सर्व समाज को लेके, सभी साथियों को साथ लेके, सभी जातियों को साथ लेके, सभी धर्मों को साथ लेके चलने वाले इंसान हैं। तभी आज उनकी एक क्षेत्र में नहीं, आज पूरे राजस्थान में आज उनके जो लोकप्रियता है वो आप देख सकते हैं। वो जो बोलते हैं जो 36 कौम के साथ लेके चल रहे हैं, तो क्या ये बात सत्य है? मान लें बिल्कुल सत्य है साहब। आप ये देखिए, मैं आपको एक छोटा उदाहरण और देता हूँ। जिस प्रकार से कुछ लोग कहते हैं जाट और राजपूत वाली बात है, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आज गजेंद्र सिंह जी शेखावत हैं हमारे जोधपुर से, और बीजेपी के लीडर हैं, उनके सेंट्रल मिनिस्टर हैं, उनके साथ हनुमान जी के चाचा दादा भतीजे वाले जो होते हैं ना, कि वैसे संबंध है, बिल्कुल बड़े भाई जैसे, और यूं इतने करीबी हैं। तो कहाँ रहेगी वो जातिवाद की बात? पर विरोधी को विरोध करना है, उसको टैग लगाना है, उसको किसी भी रूप से आपको विरोध करके दिखाना है। पर मैं आपको ये बात बता दूं, कुछ क्षेत्र के समीकरण अलग प्रकार के होते हैं। कुछ वो जिस प्रकार से जहाँ पे इतने सालों से उन्होंने राजनीति करी है, या उस क्षेत्र की इस प्रकार की कोई समीकरण ऐसे रहे होंगे जहाँ पे जातिवाद के नाम पे कुछ पॉलिटिक्स हुई होगी या होती होगी, वो समीकरण है, उस समीकरण के हिसाब से चुनाव लड़े जाएंगे। अगर भादरा के कुछ और समीकरण है, तो यहाँ पे उस भादरा के समीकरणों के हिसाब से चुनाव लड़े जाएंगे। भादरा की जैसे समीकरण की बात करें, तो भादरा को जैसे नेक्स्ट चुनाव में आपको क्या लगता है, कौन से ऐसे यहाँ पे मेजर इश्यूज हैं जिनको हमें क्विकली सुधारना है? आपको ऐसा लगता है? देखिए, सबसे जो मेजर इश्यू है मैं आपको बताऊं, एक चकबंदी का है जी। 12 बंदी होती जिसमें बारी बनती, तो चकबंदी का हमारा सबसे मेजर इश्यू है। दूसरा हमारा क्या है कि हमारी 2 सबसे बड़ी कैनाल्स हैं जो यहाँ पे सिंचाई पानी और ड्रिंकिंग वाटर की जो फुलफिलमेंट करती है। एक तो अमर सिंह ब्रांच और सिद्धमुख ब्रांच, सिद्धमुख कैनाल। तो इन दोनों का पानी जो है, एक तरीके से ये मान के चलिए कि अमर सिंह ब्रांच में फिर भी ठीक पानी है, सिद्धमुख में तो आधे से भी कम आ रहा है। जो उनका 650 क्यूसेक पानी है, जो 300 से आसपास क्यूसेक पानी मिल रहा है। तो एक तरीके से आप ये मान के चलिए कि ये जो सबसे बड़े 2 इश्यूज हैं, 2 कैनाल्स हैं, इनका पानी है, इसी से हमारी भादरा में सिंचाई का प्रबंध होता है। इन दोनों कैनाल्स का पानी हम पूरा लाने का काम करें, और वो पानी अगर पूरा आता है तो यहाँ पे चकबंदी का काम किया जाए पूरी तहसील में, ताकि जो पानी है वो पूरी एक चैनल के थ्रू सुनिश्चित रूप से सबको एक
डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, सब में बांट सके पानी, इक्विटी, बिल्कुल वो पानी सब तक पहुंच सके और जो उस पानी का हकदार है उसको आखिर तक वो पानी मिले। चकबंदी हो जाएगी, बाराबंदी हो जाएगी, मैं आपको बताता हूँ टेल तक पानी पहुंचेगा, कहीं चोरी का कोई काम नहीं है। चोरी तब तक हो रही है क्योंकि टेल तक पानी नहीं पहुंचेगा, या फिर उनकी टेल तक पानी इसलिए नहीं पहुंच रहा क्योंकि चोरी हो रही है। चोरी का कारण ये है कि उनकी बारी नहीं बंधी हुई साहब, चकबंदी नहीं हुई हुई, ये एक सबसे बड़ा इश्यू है। दूसरा कि हमारा क्षेत्र है ये हमेशा औद्योगिकरण से हमेशा पिछड़ा रहा है। शायद मेरा कहने का मतलब है कि भादरा पूरे राजस्थान में औद्योगिकरण में सबसे पीछे। हालांकि देखें तो यहाँ पे रुई काफी ज्यादा मात्रा, यहाँ पे कपास बहुत अच्छी है और भादरा की कपास किसी वक्त में जापान तक एक्सपोर्ट हुआ करती थी, ये भी मैंने सुना है। और यहाँ का चना भी बहुत, अभी तो अभी चने की आवाक नहीं रही, पर आप ये मान के चलिए कि भादरा क्या एक वक्त पे अनाज मंडी सबसे ज़्यादा कामयाब थी, भादरा की मिलें कामयाब थी, पर आज दोनों बिल्कुल डाउनफॉल की तरफ है। मेरा सबसे ज़्यादा ये रहेगा कि अगर सबसे ज़्यादा हमारे क्षेत्र के युवा हैं वो आज के दिन आप ये मान के चलिए कि असम, सिलीगुड़ी, सूरत, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन एरियाज़ में ट्रांसपोर्ट, कोई फैक्ट्री, किसी चीज़ में हर मतलब अपने आप को सेटल डाउन कर रहे हैं परिवार से आज हज़ारों किलोमीटर दूर जाके। मेरा ये है कि अगर एक किसी प्रकार की यहाँ पे भादरा में इंडस्ट्री सेटअप हो जाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाए, थोड़े एक ज़्यादा बड़े लार्ज स्केल पर जरूरी नहीं, छोटे स्केल पर भी हो जाए, तो कम से कम भादरा के जो युवा हैं, लायक युवा हैं, उनको रोजगार उनके क्षेत्र में मिले। जी बिल्कुल, तो वो पैसा यहीं पे वो कन्वर्ट करें और यहीं पे कन्वर्ट करके यही पैसा, अब उनको इतनी हज़ारों किलोमीटर दूर जाके वो पैसा कमाने के, परिवार से दूर रह के वो जरूरत ना हो। एक दूसरा सबसे बड़ा ये कारण है। मैं युवाओं के लिए, किसान परिवारों के लिए मेरे ये दो मेन इश्यूज हैं। तीसरा क्या है कि साहब क्या है कि हर हमारे यहाँ पे क्या है कि एक तो क्या क्षेत्र में हर एक इंसान का थाना तहसील में काम पड़ता है, क्योंकि बिल्कुल किसानी परिवार है, किसानी सिस्टम है यहाँ पे, ज़्यादा वो नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि थाना तहसील आना जाना लगा रहता है। तो मेरे कहने पहले बात तो जो इंसान थाने में गया है वो पहले ही परेशान होके गया है। उसके बाद अगर उसको परेशानी में अगर 2 पैसे अगर 5 पैसे कहीं देने पड़ रहे हैं या उसका कोई इस तरीके से कोई पैसा दे के काम करवाना पड़ रहा है, तो वो आपकी सिस्टम का फेलियर है। परेशान आदमी को आपने और परेशान कर दिया। और इस तरीके से आपके, मेरा ये कहने का मतलब चाहे वो आपका पक्ष का हो चाहे विरोधी हो, जो आदमी के साथ अन्याय हुआ है, जिस इंसान के साथ अन्याय हुआ है, उसको इंसाफ फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल फेयर ट्रायल के थ्रू मिलना चाहिए, उसका घर से एक पैसा नहीं लगना चाहिए, ऐसा करप्शन फ्री भादरा होना चाहिए मेरी बिल्कुल। और जैसे यहाँ के पास में गंगामेड़ी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और काफ़ी संख्या में लोग आते हैं, और यहाँ की व्यवस्था हमने देखी कि किस तरीके से अपने देखा कि पिछले टाइम में खाटू श्याम जी में भगदड़ के दौरान कुछ ऐसा, तो यहाँ पे ऐसा शायद कभी हुआ नहीं है आज तक ना। ऐसा चीज़ में आपका सबसे पहला ये कदम रहेगा कि आप अपने क्षेत्र में आने वाले हर व्यक्ति को मूलभूत सुविधाएं और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। उनके साथ कुछ भी हड़कंप ना हो, किसी इस प्रकार की कोई मृत्यु ना, जिस प्रकार भगदड़ के कारण। और दूसरा क्या है कि यहाँ पे आने के बाद मूलभूत सुविधाएं होती है ना, नहाने की, टॉयलेट्स की और एक तरीके से रुकने की, ये सुविधाएं सुनिश्चित कराना जरूरी है एक मिनिमल प्राइस पे, बिल्कुल, ताकि उनको आने के बाद, क्योंकि देखिए क्या कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे ये नहीं है कि ये कि आया दर्शन करे कोई 500 किलोमीटर से आ रहा, उनको यहाँ पे आने के बाद ये होना चाहिए कि हमारे लिए यहाँ पे सुविधाएं थी, हमारे साथ औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, कुछ छोटे बच्चे आते हैं, तो उनकी हालात इस प्रकार के नहीं होते कि वो यहाँ पे आते ही इस मंदिर में रुकना भी पड़ता है, हर प्रकार की चीज़ें होती है शरीर के साथ, तो उनको एक मूलभूत सुविधाओं का सबसे बढ़िया तरीके से यहाँ पे प्रबंध किया जाए। बिल्कुल सर। तो लास्ट मेरा प्रश्न ये रहेगा कि आप खुद को 5 साल बाद में राजनीति में कहाँ देखते हैं? मैं खुद को 5 साल बाद में कहाँ देखता हूँ? मैं अपने आप को जनता के और ज़्यादा नज़दीक देखता हूँ 5 साल बाद। आज मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ बिना रुके टुके। मेरे को आप यूँ मानो 2 बजे भी रात को यूँ ये काम है तो मैं चलो चलते हैं। और जैसे कि हम आप देख रहे हैं ये इंटरव्यू रात को 1:30 बजे 2 बजे ही हो रहा है, रात के 1:30-2 बजे हो रहा है, क्योंकि दिन में मैं गाँव में रहता हूँ। और मेरा ये है कि हार जीत देखो जनता का काम है। जनता विश्वास करेगी, आपको जिताएगी। जनता का विश्वास जीतने में आपसे कोई ज़्यादा कामयाब रहा वो जीतेगा, वो आपसे आगे रहेगा। मेरी इस प्रकार की राजनीति नहीं है किसी को नीचा दिखाएं, किसी को, मेरा विरोध करने का काम है। अगर वो मुझे मौका देगा, अपनी कमी देगा, मैं बिल्कुल दबा के विरोध करूंगा और उसी बंदे का विरोध करूंगा। जिस तरह से हनुमान जी बेनीवाल बोलते हैं, बिल्कुल वैसे का वैसा वही सिस्टम, बिल्कुल वही है कि आप विरोध करो इंसान की कमी का, उसकी
पर्सनल कमी का मत करो, उसकी जो पॉलिटिकल कमी है उसका विरोध करो। जी बिल्कुल। मैं पॉलिटिकल हिट करूंगा, पॉलिटिकल उनको अटैक भी करूंगा हर तरीके से, पर मेरा ये नहीं है कि मैं उस पॉलिटिक्स को इतना स्तर या उसको थोड़ा सा भी नीचा गिराऊं कि हमारे स्टैंडर्ड्स डाउन हो बादरा की पॉलिटिक्स। क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स होनी चाहिए, हाई स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। दूसरी बात आपका ये है कि आप हारो या जीतो जी, आप जनता के बीच में रहने चाहिए और आप जनता के नजदीक रहने चाहिए। मैं 5 साल बाद जितना आज नजदीक हूँ, 5 साल बाद मैं बहुत ज्यादा नजदीक होऊंगा जनता के। ये मेरा खुद से वादा है। मैं हारूं जीतूं मुझे नहीं पता क्या होगा, पर मैं जनता के बिल्कुल घर घर में जनता के मैं पास पहुंचा हुआ मिलूंगा। ये मेरी राजनीति कहती है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत। और आपने बहुत ही अच्छी सी चीजें आपने जानी होगी, और आप भादरा से जो लोग स्पेशली देख रहे हैं उन सब के लिए कि यहाँ की जो कमियां हैं उनको किस तरीके क्विकली उन्हें सॉर्ट आउट करना चाहिए। और बहुत सारे प्रकरण में जब नाम इंसान का जुड़ता है तो कहीं ना कहीं लोग मिसगाइड हो जाते हैं। तो आपने सारी चीज़ें क्लियर कर ली होगी, और देखते रहिए इंडिया टुनाइट शो। मिलेंगे ऐसे ही किसी खास मेहमान के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।